आज हम अभिव्यंजनावाद के विषय में अध्ययन करेंगे। अभिव्यंजनावाद बेनेडिक्टो क्रॉचे का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बेनेडिक्टो क्रॉचे एक प्रख्यात दार्शनिक, समीक्षक, इतिहासकार और साहित्य समीक्षक थे। उन्होंने काव्य सृजना का एक नया दर्शन हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे अभिव्यंजना सिद्धांत या अभिव्यंजनावाद कहा जाता है। उनका अभिव्यंजनावाद मात्र काव्य पर ही लागू नहीं होता, वरन वह अन्य कलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। और उन्होंने अपने समस्त विचार अपनी पुस्तक एस्थेटिक में प्रस्तुत किए हैं। जब कलावाद अपने चरम पर था और ये माना जाने लगा कि प्रत्येक कलाकार अपनी आत्मा के आलोक की सहायता से वास्तविक सत्य को देख लेता है या देखता है, तो वही सत्य उसे प्रस्तुत करना चाहिए। उनका अभिव्यंजनावाद साहित्य या कला समीक्षा की कसौटी ही प्रस्तुत नहीं करता, वरन वह कला की उत्पत्ति, सृजन प्रक्रिया का विश्लेषण भी हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार से सृजन प्रक्रिया की जानी चाहिए। इसके विषय में भी क्रॉचे ने अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं। इसका अभिव्यंजना से कोई संबंध नहीं है। काव्य या कला रचना कैसे होती है और उसका स्वरूप क्या है, ये अधिक वह मुखर हमारे समक्ष करता है। आगे हम देखें तो क्रॉचे सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में भेद मानते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान में वास्तविक और अवास्तविक के अंतर का ज्ञान रहता है, उसमें देश काल का भी ज्ञान रहता है, जबकि स्वयं प्रकाश ज्ञान में देश काल का कोई भेद नहीं रहता। जो वस्तुएं हमारे सामने हैं उनके प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, मतलब जो हमें सामने दिखाई देती है उसमें तो हमें प्रत्यक्ष उसका ज्ञान हो जाता है। लेकिन हमारे मन में कई बार ऐसी वस्तुओं का और ऐसे दृश्यों का भी चित्र उभरता है, बिंब उभरता है, जो हमारे सामने नहीं है। इससे सिद्ध है कि स्वयं प्रकाश ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, वह दिक् और काल की परिधि में बंधा नहीं रहता, वरन उससे स्वतंत्र है। क्रॉचे के अनुसार स्वयं प्रकाश ज्ञान संवेदना मतलब सेंसेशन से अलग होता है, भिन्न होता है, और संवेदन प्राय अस्थिर और अरूप होते हैं। वे तभी स्वयं प्रकाश हो पाते हैं कि जब वे किसी समुचित बिंब का रूप धारण कर ले या कोई इमेज हमारे सामने उसकी आ जाए। सहज ज्ञान यांत्रिक और निष्क्रिय नहीं होता, वह एक ऐसा ज्ञान है जो सहज ही हृदय में उतर जाता है, और वह प्रभावों की सक्रिय अभिव्यंजना कहलाती। यही अभिव्यंजनावाद है। क्रॉचे का अभिव्यंजना सिद्धांत साहित्य या कला समीक्षा की कसौटी प्रस्तुत नहीं करता, वरन वह कला की उत्पत्ति और सृजन प्रक्रिया पर भी बात करता है, उसका विश्लेषण हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। आगे देखिए कि कुछ विद्वानों ने इसके विषय में अपनी मत भी प्रस्तुत किए हैं, लेकिन अभिव्यंजना के संबंध में जो विचार क्रॉचे के हैं वो अति महत्वपूर्ण है। अभिव्यंजना वह कला सिद्धांत है जिसमें बाह्य प्रकृति अंत प्रकृति से भिन्न आत्मा की अपनी सौंदर्य बोध संबंधी प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। मतलब आत्मा में जो कुछ भी अनुभूति होती है, जो सौंदर्य बोध हमें होता है, उसी पर जोर दिया जाता है। यह वह सौंदर्य प्रदान आत्मानंद मूलक व्यापार है, सहज अनुभूति की प्रक्रिया है, जो आत्मा में ही पूर्णता प्राप्त कर लेती है। मतलब आत्मा के अंदर ही वो सौंदर्य बोध हमें हो जाता है, और जिसको बाह्य प्रकृति प्रभावित नहीं करती, ऐसा क्रॉचे कहते हैं अभिव्यंजना के संबंध में। इस प्रकार क्रॉचे के अनुसार अभिव्यंजनावाद वह सिद्धांत है जिसके आधार पर कला एक विशुद्ध सौंदर्य प्रधान आत्मिक क्रिया प्रमाणित होती है। मतलब उनको आत्मिक क्रिया उन्होंने अभिव्यंजना को माना है, और अभिव्यंजना के उन्होंने 4 स्तर हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं। देखिए इसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। पहला स्तर है अंतर संस्कार या आत्मसंवेदन, दूसरा अभिव्यंजना, तीसरा आनुषंगिक आनंद, और चौथा बाद में अभिव्यक्ति।
अब देखिए कि जहाँ तक अंतः संस्कार की बात वो करते हैं, पहला जो बिंदु है, तो वो तो सहज और सरल है। किसी भी वस्तु के प्रत्यक्ष दर्शन मात्र से ही हमें हमारे मन पर जो प्रभाव पड़ता है, हमें जो ज्ञान उसके बारे में पता चलता है या पड़ता है, वह अंतः संस्कार माना जाता है। फिर वस्तुएं जब इंद्रियों के संपर्क में आकर के जो संवेदना उत्पन्न करती है, वो हमारे समक्ष अरूप होती है, मतलब फॉर्मलेस होती है, उसका कोई रूप नहीं होता है, उस अंतरमन में कोई स्पष्ट भावना नहीं होती है, उसके रूप का कोई स्पष्ट बोध हमारे ऊपर नहीं होता है। मन उसकी निर्मिति मन में नहीं होती है, मतलब एक आकार की, एक रूप की केवल हमें ज्ञान प्राप्त होता है सहज, उसके बारे में प्रतीति मात्र होती है, ये कहा जा सकता है। संवेदना में यांत्रिकता और निष्क्रियता लक्षित होती है और इसके विपरीत सहज अनुभूति में एक प्राण शक्ति व क्रियात्मकता होती है। जो प्रारंभिक जो सहज ज्ञान हमें होता है किसी भी वस्तु को देखने से, और इस प्रकार से सहज अनुभूति एक प्रकार की आत्मिक अनुभूति है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इसको वो कहते हैं। जहाँ पर क्या होता है, जब आत्मिक अनुभूति होती है तो वहाँ क्या होता है हमारे समक्ष, जिसके आलोक में जो अदृश्य चीज़ है, वस्तु है, वो दृश्यायमान हो जाती है, अव्यक्त व्यक्त हो जाता है, और जो अरूप है वो रूपवान हमारे समक्ष होकर के प्रस्तुत हो जाता है, मतलब उसका बिंब हमारे सामने आ जाता है। उदाहरण के लिए, जब एक चित्रकार किसी वस्तु की झलक मात्र देखता है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसे सहज ज्ञान हुआ है। हम सहज ज्ञान की उपलब्धि तब मानेंगे कि उसका पूर्ण प्रत्यक्षीकरण वो कर लेगा, और जब हमारे समक्ष वह अपने अंतर्मन में उसे पूरी तरह से अभिव्यक्त कर लेगा, अपने अंतर्मन में उसको समझ लेगा, उसकी अनुभूति कर लेगा। और इस प्रकार से क्रौचे सहज अनुभूति मतलब इंट्यूशन को आंतरिक अभिव्यंजना या आंतरिक रूप रचना मानते। जो इंट्यूशन हमें होता है, जिसे अंतःप्रज्ञा कहा जाता है, जो सौंदर्य तत्व को क्या करती है, जन्म देती है, और संवेदना को अपने भीतर आत्मसात करके उसके साथ एकाकार हो करके एक मूर्त रूप प्राप्त कर लेती है, तब हमारे समक्ष वो अभिव्यंजित होता है। इसी कर्म के द्वारा कलाकार भावनाओं तथा संवेगों के वेग को नियंत्रित रखते हैं, और जब वो प्रभाव पूर्ण हो जाता है उनकी आत्मिक अनुभूति के आधार पर, और फिर वो हमारे समक्ष उसको अभिव्यक्त करके उससे मुक्त हो जाते हैं। क्रौचे कल्पना, स्वयं प्रकाश ज्ञान, अभिव्यंजना और सौंदर्य को एक ही मानते हैं। वे ये स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति में जो सौंदर्य दृष्टिगत होता है, उसके पीछे व्यक्ति विशेष की परंपरागत सौंदर्य बोध की धारणा होती है। मतलब जो परंपरा से जो उसने देखा है, किसी वस्तु के बारे में सुना है, वही उसके दिमाग में एक कल्पना आती है। जैसे कि लोगों की धारणा बन गई कि प्रकृति सुंदर है, तो उसमें उसे सौंदर्य के दर्शन ही होते हैं। लेकिन क्रौचे प्रकृति में सौंदर्य को नहीं देखते, मतलब क्रौचे क्या कहते हैं, वो प्रकृति में सौंदर्य नहीं देखते। उनके अनुसार तो सुंदरता कहाँ होती है, अभिव्यंजना व स्वयं प्रकाश ज्ञान है। सुंदर तो स्वयं प्रकाश ज्ञान है या अभिव्यंजना है, जो अनुभूति प्रारंभ में होती है वो है। सौंदर्य मात्र तो अभिव्यंजना का ही होता है। सौंदर्य वो किस में मानते हैं, अभिव्यंजना में सौंदर्य मानते हैं, क्योंकि उनका मत है कि यदि सफल अभिव्यक्ति में ही काव्य सौंदर्य निवास करता है। अगर कोई अभिव्यक्ति सफल होती है तो वो सौंदर्य युक्त होती है, और यदि अभिव्यक्ति सफल नहीं है, एक्सप्रेशन सफल नहीं है, तो वो अभिव्यक्ति भी नहीं मानी जाती। और क्रौचे ने ये कहा है कि कलात्मकता का मतलब ही अभिव्यंजना है, और इसलिए क्रौचे की स्थापना को अभिव्यंजना का नाम मिला। ये सामान्य भावभूमि अभी मैंने आपको स्पष्ट की, और आगे की कक्षा में हम इसको जो कला सृजन की प्रक्रिया है, जो अभिव्यंजना किस तरह से हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है, किस रूप में हमारे समक्ष होती है, और किस प्रकार से क्रौचे ने उसे व्याख्यायित किया है, ये हम आगे अध्ययन करेंगे।